बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सलामुन अलैकुम। मैं हूं साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। सबसे पहले आप तमाम नाजरीन को बताना चाहूँगा, लास्ट 2 एपिसोड हम लोग नहीं ऑन एयर कर पाए थे, जिसकी वजह से आपके सवाल जमा हो गए हैं। आज सबसे पहले अहमियत जो दी जाएगी वो आपके सवालों के जवाब को दी जाएगी। तो हम सबसे पहले आपके सवाल पूछेंगे। आइए उससे पहले हम मुलाकात करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं फैकल्टी मेट सलन जनाब SM रज़ा सर। उनका इस शो पर इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम अस्सलाम और तमाम नाजरीन और स्टूडेंट को सलाम अलैकुम। और माजरत के साथ कि 2 हफ्ते में आपके सामने नहीं आ पाया था, लेकिन सवालात पहले आपके हैं और उसके जवाब के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। काफ़ी इंतज़ार किया लोगों ने और कई मैसेज भी मुझे आए कि क्या वजह है जिसकी वजह से फ़्रेश एपिसोड ऑन एयर नहीं किया गया। तो मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अपने सवालात हमेशा भेजें। हमारे पास जवाब देने के कई रास्ते हैं, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा लेट तो हो गया है, लेकिन आपके जवाब ज़रूर आपको मिलें। और जो आपके सवालात हैं और यही आपकी मोहब्बत जो है जो इस प्रोग्राम के साथ अटैच है, ये हम लोगों को बहुत हमारी हौसला अफजाई इससे होती है। और आपके सवालात इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले सवालात ही और उसके जवाब, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब बहुत वक्त से देना लाजमी होता है। तो हम लोग प्रोग्राम में सवालात आपके लेते हैं पहले। जी सर, सवालात पूछने से पहले बहुत ही दुख की बात यह है कि हमारे बीच डॉक्टर कल्बे सादिक साहब नहीं रहे, जिन्होंने इल्म में काफ़ी काम किया है और लोगों को हमेशा इल्म के बारे में फ़ोकस करने को कहा है और इल्म हासिल करने के लिए ही उनका एम रहा है। और जब भी वो किसी प्रोग्राम में जाते तो हमेशा इल्म की ही बात करते कि नॉलेज गेन करो, पढ़ाई करो। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपकी भी मुलाकात कभी डॉक्टर कल्बे सादिक साहब से हुई थी? बेहद अफसोस का एक वक्त रहा। और जब हमें ये ख़बर मिली तो जाहिर सी बात है एक अफसोसनाक ख़बर थी। और डॉक्टर साहब से बहुत बार मेरी मुलाकात हुई और बहुत सारी शफ़क़तें उनकी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और एक गार्जियन की जैसा जिसको कहा जाए, एक उन्होंने हमेशा हमारे ऊपर अपनी निगाह रखी। और जब भी मुलाकात होती थी तो कौम का दर्द और साथ साथ तालीमी मेयार कैसे बढ़ाया जाए कौम में, उस पर बहुत ज़्यादा आपका रुझान रहा। और अल्लामा इकबाल का जो शेर है उसके आप हकदार रहे कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो आप देखें कि हम लोगों ने किताब में सर सैयद अहमद ख़ान के मिशन के बारे में पढ़ा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मिशन के बारे में पढ़ा, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा या रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा, लेकिन ऐसी शख्सियत डॉक्टर कल्बे सादिक साहब जैसे, जिसको हमने अपनी ज़िंदगी में देखा कि कैसे आपने तालीम के लिए हमेशा सुनते थे इन लोगों के बारे में, लेकिन आपने पर्सनली उनसे मुलाकात की और उन्हें देखा भी है। जी। और मुझे एक लम्हा याद आ रहा है, 2008 में डॉक्टर साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई। वैसे तो मैं बहुत बार उनको मजालिसों में सुन चुका था, लेकिन ऐसे मिलने का मौका मिला और हमने अपने बारे में बताया कि मैं बच्चों से मिलना चाहता हूं और बच्चों को काउंसिल करना चाहता हूं। तो आप महसूस करें कि डॉक्टर साहब फिर जैसे ही लखनऊ पहुंचे, वहां से उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद से मुझे बुलाया लखनऊ। और मैं आज तक 2-3 बातें उनकी भूलता नहीं हूँ। जैसे मैं यूनिटी कॉलेज के गेट पे पहुँचा और मैं कार से बाहर आया, डॉक्टर साहब ने बढ़ के मेरा सामान उठाया। तो ये आप देखें, इतनी ज़्यादा खाकसारियत, जी इतनी खाकसारियत थी। और हाथ पकड़ के और साथ साथ अपने रखा, हमको पूरे दिन हमारे साथ रहे। फिर यूनिवर्सिटी में यूनिटी कॉलेज में एक प्रोग्राम था जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए थे, उनसे मेरी मुलाकात कराई। रात में बहुत देर तक बात होती रही कि कैसे बच्चों का एजुकेशनल मेयार जो है, कैसे साइंस की तरफ कैसे बढ़ाया जाए बच्चों को। और मज़ाह भी आपका बहुत ज़बरदस्त था। मुझे याद है कि मैं जब मॉर्निंग हुआ और गुस्ल करने के बाद मैं आपके पास आया, उस वक्त मैं दिल्ली से गया था उनके पास, तो मैं अपनी कंघी जो है वो गलती से भूल आया था घर। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे एक कंघी की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और अपने सर से टोपी उतारी और कहा कि मुझे आज तक कंघी की ज़रूरत है, महसूस नहीं हुई। तो ये मज़ाह का देखें एक क्या मेयार था मज़ाह का। और कितनी खाकसारियत के बढ़ के ख़ुद अपने हाथ से सामान उठाना, तो ऐसी शख्सियत कहाँ इंसान की ज़िंदगी से कभी निकल पाती है। तो आज भी, और जो मैं उनकी ज़िंदगी से जो मैंने सीखा है वो क्या सीखा, पंक्चुअल लाइफ में कैसे रहना है। टाइम का अगर 10 बज के 2 मिनट पे उनको कोई तकरीर शुरू करनी है
तो 10:02 पे ही शुरू होगी, और 10:15 में अगर ख़त्म करनी है तो 10:16 नहीं होना है। तो पंक्चुअलिटी और तालीम में टेक्नोलॉजी की तरफ क्या माइग्रेशन होना चाहिए, किसी भी एक कौम को आगे अगर बढ़ने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कितनी ज़रूरत है, उस पर आपने एम्फेसिस दिया। हमेशा जहाँ भी गए हमेशा तालीम के बारे में या सिस्तानी साहब का जो पैगाम था उसको भी लोगों तक आम करने की आपने कोशिश की। और देखें कि 1939 में आपकी पैदाइश लखनऊ में हुई, 81 साल की ज़िंदगी, और मैं समझता हूँ कि इस 81 साल की ज़िंदगी में मैक्सिमम आपने जो है वो एजुकेशन पे काम किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने अरबिक में PhD की। आप देखें कि तालीमी मेयार का एक लेवल आप देख लें, आप खुद एक डॉक्टरेट आपने किया, और उसके बाद बहुत सारे मिशन में, मैं कहता हूँ दिस इज़ द मैन ऑफ मिशन। यही लोग हैं जिनके लिए आप कह सकते हैं मैन विद मिशन। महसूस करें TMT ट्रस्ट आपने उसकी बुनियाद डाली, इसके अलावा यूनिटी कॉलेज के फॉर्म में आपने बेहतरीन स्कूल आपने लखनऊ में और अलीगढ़ में MU कॉलेज की आपने बुनियाद रखी। इरा मेडिकल कॉलेज के फाउंडर आप, चेयरमैन और मेंबर रहे आप। इसके अलावा बहुत सारे ITI आपने लखनऊ और दीगर जगहों पर डाली। आपने इलाहाबाद में वहाँ पे भी स्कूल आपने लॉन्च किया। तो जहाँ भी गए हमेशा एजुकेशन के लिए काम किया, गरीब बच्चों के लिए काम किया, और हमने तो देखा है कि आपने एजुकेशन को किस तरह से समझा और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अल्लाह आपके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाए। बुलंद तो आपके दर्जात होंगे ही, क्योंकि गरीबों के लिए, यतीमों के लिए आपने एजुकेशन के लिए काम किया, और उसमें बुलंदी अता फरमाए। यही बस मैं अपने आम लफ्ज़ों में आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। यकीनन जिस तरह से आपने उनके कामों को गिनाया है, अगर हम घंटों बात करें तो शायद हमारे लिए घंटे कम पड़ जाएंगे। और ये मैं कह सकता हूँ नाजरीन के लोग कहते हैं और सिर्फ कहते हैं, लेकिन डॉक्टर कल्बे सादिक साहब वो हस्ती थे हमारे दरमियान जिन्होंने कहा भी और करके भी दिखाया कि देखो काम ऐसे होता है। सर, जिस तरह से तालीम के ऊपर उनका फोकस रहा है और शायद उनकी वजह से आज लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है और तालीम की अहमियत का अंदाज़ा अब लोगों को हो रहा है कि वो क्यों इतना फोकस करते थे जब आज का ज़माना इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। देखिए, इंसान की ज़िंदगी कैसे होती है, बहुत सारे लोग इस दुनिया में आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जाने पे हर आदमी को लगता है कि खला एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया, कोई हमारा चला गया। ऐसी शख्सियत में एक शख्सियत थी डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की। मैंने तो देखा है खुद कि कैसे यतीम बच्चों पे शफ़क़त, और शफ़क़त जो भी करना है वो एजुकेशनल एक मैदान में, कि आप पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। आज जो आपकी परेशानी है, इस परेशानी का एक सिंगल हल ये है कि आप पढ़ें, तालीम हासिल करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप आएँ। और आपकी बहुत एक मशहूर किताब रही साइंस और इस्लाम, जिसको आपने लिखा और बहुत लोगों ने उसको पसंद भी किया, और बहुत किताब वो बिकी भी। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको कभी मौका मिले तो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की किताब ज़रूर आप पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अपने तासुरात का उसमें बेहद आम फहम लफ्ज़ों में आपने लोगों के सामने उसको पेश किया है। तो बहुत बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान से गुजर गई। लेकिन अब एक बात मैं यहाँ बच्चों से या और लोगों से कहना चाहूँगा कि जो चीज़ विरासत में हमें मिलती है उसको संभालने का ज़िम्मा भी हमारे ऊपर होता है। देखें, पैगम्बर इस्लाम के बाद जो दीगर जितनी सारी उनकी विरासत थी, बढ़ के इमामों ने संभाला और उसको आगे बढ़ाया। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने जो इतनी बड़ी चीज़ हमारे दरमियान छोड़ी है, एजुकेशन का एक आप कहें रिवोल्यूशन लाया अपने कौम में, उस रेवोल्यूशन को हमको आगे बढ़ाना है और कोशिश करना है कि जैसे वो सोचते थे उससे 2 कदम आगे बढ़ के हम चीज़ों को ले आएँ, तभी उनकी रूह हमसे खुश होगी। बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर, अक्सर आप कहते हैं कि अगर पैशन है, हार्ड वर्क है और मिशन आपका जो एम है वो आप उस पर निगाह रखते हैं तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। ये बिल्कुल ही कल्बे सादिक साहब का दस्तूर रहा है कि उन्होंने अपने मिशन, अपने हार्ड वर्क और अपने पैशन के ज़रिए आज हम लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि हम इल्म की बात कर रहे हैं, वरना लोग आपसी झगड़ों में ज़िंदगी ख़राब कर दिया करते थे। बेशक, और आप जान लें आप कि अगर फलाह आपकी होगी तो सिवाय इल्म के इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बस ऐसी बात तो कुरान के भी हवाले से देखें, इक़रा का जब आप देखेंगे और आगे उसी सिलसिलेवार में चलेंगे तो कहा भी है कि तालीम आप कौन सी हासिल करें, खल्क की, यानी कि जो अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने क्या पैदा किया, पूरी बॉटनी ज़ूलॉजी आप देख लें कंप्लीट, वो क्या है जो खिलकत खुदा वंदे ताले की वही चीज़ है। जितने मिनरल सारी चीज़ें हैं, आप केमिस्ट्री पूरी वैसी देख लें, उनको समझने के लिए मैथमेटिक्स देख लें,
लें। तो जितनी सारी तालीम, जितना आप मैक्सिमम हासिल कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए, और आज के एतबार से, ज़माने के एतबार से आपको आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, और आगे आप तभी बढ़ पाएंगे जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ तो बच्चे सवालात करते हैं कि उनको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और कुछ सवालात आए हुए हैं सर, काफ़ी इंतज़ार हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि अब उनके जवाबात आप दें। जी ज़रूर, आप सवालात पूछें, और माजरत के साथ मैं, क्योंकि आपके जवाब देने में थोड़ी सी देरी हुई है, उसके लिए मैं मुआज़रत चाहता हूं, लेकिन इंशाल्लाह जवाब के साथ हम लोग हाजिर हैं अभी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल मैं जो सवाल आपसे करना चाहूँगा, आई एम अकरबा फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। रिसेंटली आई वॉज सिलेक्टेड फॉर BTech कोर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड ENC in Kashmir on the basis of JEE mains score. But I have not admitted myself in both university. As you are aware, there is less scope in the valley. Now I am preparing for the NEET. Is it right decision? सर प्लीज़ डिटेल में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का। आई थिंक सर सवाल आप समझ गए। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका है, और जाहिर सी बात है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी किसी आप फील्ड को ऑप्ट करें तो जहाँ पे आपको ऑप्ट करना है वो कॉलेज प्रीमियर होना चाहिए, वहाँ प्रैक्टिकल की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और बच्चे जो वहाँ पे तो क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में जैसे इन्हें अभी एडमिशन लेना था, थोड़ी परेशानी ये है कि सारी चीज़ें तो JEE मेंस के जरिए कहीं और भी तो एडमिशन मिल सकता हो सकता है, लेकिन इनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं होंगे जिसकी वजह से इनकी रैंक अच्छी नहीं होगी, दैट्स वाई इनको कोई अच्छी NIT नहीं मिल पाई होगी। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज़ करूँगा यहाँ पे कि क्योंकि जनरली हमें देखा है कि JNK में बच्चे PCB के साथ M का कम्बिनेशन लेते हैं, यानी बायोमैथ्स दोनों लेके चलते हैं, और उसमें क्या होता है कि अगर उनका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं होता तो फिर अपने आप को नीट की तरफ लेके आ जाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, देखिए नीट या JEE, अभी आपको एहसास हो गया होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको अगर एडमिशन मिल रहा है इसका मतलब आपकी रैंक अच्छी नहीं होगी। तो किसी भी इंट्रेंस को जब आप प्रिपेयर करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आप मेरिट लिस्ट में आने चाहिए, आपकी रैंक बेटर होनी चाहिए। तो अगर यहाँ से लगता है कि नीट की प्रिपरेशन आप करके एटलीस्ट 720 में 600 प्लस अगर आप स्कोर कर सकती हैं तो मुझे लगता है आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ सर ये डिसीजन इनका सही है JEE मेन से अब नीट की तरफ जाना। एक्चुअली जो मैंने आपसे अर्ज किया है कि JNK में क्या होता है कि बच्चे जो सब्जेक्ट का कम्बिनेशन लेते हैं साजिद साहब, वो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ बायो भी ले लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो नीट के पैरेलल आपको JEE मेंस की भी तैयारी कर लेते हैं, वो क्योंकि कम्बिनेशन ऐसा होता है, या JEE वाला फिर नीट में भी बैठ जाता है। लेकिन मैं यहाँ से कहूँगा, मैंने अभी क्योंकि मैं श्रीनगर से लौटा हूँ तो मैंने देखा है वहाँ पे कि GMC में आपकी कट ऑफ जो है तकरीबन 595 प्लस में गई है, पहली कट ऑफ यानी 600 के आसपास। तो अगर आप नीट की तैयारी करें तो आप ध्यान रखें कि 720 में 600 प्लस आपको लाना है। अगर इतनी एनर्जी के साथ अपने आप को आप जोड़ सकती हैं तो ऑल द बेस्ट। सर अगला सवाल, सलामुन अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, दिस इज़ असरा ज़ैनब रिजवी फ्रॉम कश्मीर श्रीनगर। I want to ask some queries which I am facing regarding physics to respected sir SM Raza sir. Sir, actually I am having a phobia of physics due to which I get demotivated for upcoming NEET examination. I always try my level best to give the proper time and practice to physics, but unfortunately due to its phobia I feel frightened about it. I am strong in chemistry and biology, but physics somehow become a reason of my less score in test series, etc. I think there are a lot of students who are also facing the fear of physics. So please, I request your good self to tell us how to overcome from this fear and how to make this subject strong. असरा ज़ैनब, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का, और दूसरा बहुत सारी दुआएं आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। तीसरी बात, नीट में अगर आपको MBBS किसी अच्छे कॉलेज में लेना है तो आपका स्कोर 600 के आसपास होना चाहिए, और ये पॉसिबल तब होगा जब आपका मार्क्स फिज़िक्स में 100 प्लस होगा तभी, क्योंकि बिना फिज़िक्स के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सपोज़ करें कि आपने 360 में से बायो में 320 ले लिया, तो अब आप 600 लाने के लिए एटलीस्ट 280 मार्क्स आपको केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स से लाना है। तो 280 में अगर आपने 150 भी केमिस्ट्री से ले लिया तो 130 आपको फिज़िक्स में तो चाहिए, यानी बिना फिज़िक्स के आपका सिलेक्शन नीट में नहीं होगा। पहली बात तो आप ये जहन में बिठा लें, यानी कि फ़िज़िक्स से भाग करके आप नीट में सिलेक्ट नहीं हो सकती हैं, पहली बात।
और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब इंसान को लग जाए कि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो फिर इंसान उस काम को कर ही लेता है। जैसे कहा जाए कि भाई आपको पानी में तैर के निकलना ही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो आप किसी ना किसी तरह से तैर के निकलने की कोशिश करेंगी, हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं। यस, तो आप ये जान लें कि बिना फिजिक्स के सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिजिक्स आपको ठीक करनी ही है। अब मैंने कह तो दिया, लेकिन अब मेरा जिम्मा ये बनता है कि मैं बताऊं कि फिजिक्स ठीक कैसे होगी। हाँ, क्योंकि जो डर बैठा है वो निकालना जरूर। अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैथमेटिक्स जहां पे फिजिक्स में इन्वॉल्व होती होगी, परेशानी वहां होती होगी। क्योंकि थ्योरेटिकल केमिस्ट्री तो आप कर ही लेती हैं, बायो तो आप कर ही लेती हैं, तो थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको परेशानी नहीं होती होगी। प्रॉब्लम कहाँ आती होगी? न्यूमेरिकल्स में। प्रॉब्लम कहाँ आती होगी? जहाँ मैथमेटिकल टर्म आ जाते होंगे, जहाँ मैथमेटिक्स के सहारे से चीज़ों को डिराइव किया जा रहा होगा, वहाँ पे परेशानी आ रही होगी। अब इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है? बहुत सिंपल है। 11th एंड 12th की NCERT आप बुक खरीद लें, पहले ऑनलाइन भी है, डाउनलोड कर लें। करें क्या? कुछ चैप्टर बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस। करना क्या है आपको? उसकी थ्योरी आपको पढ़ लेना है बस। सॉल्व्ड एग्जाम्पल इलस्ट्रेशंस जो दिए हुए हैं उसको रीड कर लेना है। मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैथ्स की पूरी बुक खोल के आप काम करें। सिर्फ वो टॉपिक जो फिजिक्स में इन्वॉल्व है उसकी थ्योरी आप पढ़ लें और उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल आप कर लें। इससे आपके अंदर मैथमेटिकल फीलिंग आ जाएगी, और जैसे ही मैथमेटिकल फीलिंग आ जाएगी फिजिक्स फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि फिजिक्स कंप्लीटली मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में ही एक्सप्रेस की जा सकती है। सो मैथ्स थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट आपके अंदर होगा। ओके। और जैसा इन्होंने लिखा है कि तकरीबन सारे बच्चों को जो है फिजिक्स का डर होता है, तो क्या हकीकत में फिजिक्स इतना टफ हो जाती है 12th की? मुझे नहीं लगता है। देखिए एक बात आपको बता रहा हूं, फिजिक्स का मतलब सारी चीजें जो आपके आसपास हो रही हैं। आप ये बताएं, इलेक्ट्रिसिटी आपकी लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ना है फिजिक्स में। प्रेशर कुकर घर में आप देख रही हैं, प्रेशर आपको पढ़ना है फिजिक्स में। पूरी मशीनरी आपके आसपास, कार है और दीगर बहुत सारी मशीन्स आपके आसपास में चल रही है, पूरी मैकेनिक्स यही है। लाइट कंप्लीटली आप देख लें, आप मिरर देखती हैं, सारे तरह के लेंसेज देखती हैं, ये फिजिक्स है। तो फिजिक्स तो आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व है, उसको ढूंढिए, तलाश कीजिए। बस सिर्फ मैं समझ पा रहा हूं आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा तो कोई बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगे? NCERT, ओनली NCERT साजिद साहब, इसके अलावा और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। NCERT लाइन बाय लाइन पढ़िए, और जो मैंने मैथ्स का है उसकी थ्योरी पढ़ के इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, फिजिक्स आपको एकदम समझ में आ जाए। नीट में अगर एडमिशन, नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो मतलब मेडिकल की तरफ जाएं तो कितना मतलब सिक्योर करना होगा? अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, जिससे आपने आपको सेफर जोन में ले आए। साजिद साहब टोटल तो आप मार्क्स बताते हैं कि 600 प्लस हो तो अच्छी यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छी बात, बहुत टेक्निकल सर आपने बात रखी है। 180 मार्क्स के फिजिक्स का पेपर होता है, 180 फिजिक्स, 180 केमिस्ट्री एंड 360 बायोलॉजी आपका होता है। 180 में एटलीस्ट 100 प्लस, 120, 130, 140, जितना आपका फिजिक्स में मार्क्स बढ़ता जाएगा उतनी रैंक आपकी इंप्रूव यानी ओवरऑल आपको 60-70% सिक्योर करना है हर हाल में आपको उतना लाना ही लाना है, उससे नीचे में कोई सिलेक्शन नहीं होगा। 80% एंड प्लस पे आप सोचिएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में 85% एंड प्लस में, तब जाके गवर्नमेंट कॉलेज में आपको MBBS मिलेगा। और बच्चे स्कोर करते हैं, इस बार देखा आपने शोएब आफ्ताब ने 720 में 720 कर दिया, तो जब 100% बच्चा स्कोर कर सकता है तो आपको तो मैं जस्ट 85% की बात कर रहा हूँ आपके सामने। सर अगला सवाल जो है मोहम्मद कामरान अली का है, तेलंगाना नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट से है। ये कह रहे हैं कि आई गॉट 97.7 इन JEE मेंस 2020 सितंबर। इज देयर एनी स्कोप फॉर मेटलर्जिकल एंड द मटेरियल इंजीनियरिंग इन इंडिया, which is the best countries where there is a high scope for metallurgical and the material engineering? देखिए, इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच कब बनाई जाती है या AICTE उसको अप्रूव कब करती है? जब उसका स्कोप होता है। बिना स्कोप के कोई भी ब्रांच लॉन्च नहीं की जाती है, पहली बात तो ये। लेकिन स्कोप किन बच्चों के लिए होता है? जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से इस तरह के कोर्सेज करते हैं, किसी टॉप IIT, सारे IITs, किसी IIT से कर लें या NIT से कर लें। NIT से या IIT से करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि स्कोप की इंडिया में कोई कमी होगी। आप मेटलर्जिकल साइंसेज के बारे में कह रहे हैं, सेरेमिक इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपके सामने मैं अभी बता रहा हूँ। स्कोप की कमी नहीं है, बस क्या है कि आप जो भी डिग्री करें वो किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से। एब्रॉड की बात आपने की,
पूरे यूरोप में आप चले जाएं, जर्मन ले लें, फ्रांस ले लें, वहाँ बहुत अच्छा इसका स्कोप है। जापान भी आप देख सकते हैं, चाइना में भी अगर आप देखें, और साथ साथ अगर आपको मास्टर्स MS अगर US से करने के लिए मिल जाता है और टॉप कोई इंस्टीट्यूशन मिल जाता है तो नो डाउट एट ऑल एक्सेल आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो जॉब की बात हो और चाहे अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो। 100% साजिद साहब, कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि आप ग्रेजुएट हो चुके होंगे किसी भी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग करने के बाद, तो बाकी जो दीगर इंट्रेंस एग्जामिनेशन है, अगर आपको लगता है MBA करना है, आपको लगता है UPSC सिविल सर्विसेज करना, अगर आपको लगता है बैंक PO की तरफ निकलना है या स्टेट की सर्विसेज में जाना है, तो आप वहाँ पे भी इंट्रेंस देके अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। ये मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग थोड़ा सा नया लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा आप वादे कर दें। देखिए, कुछ ब्रांच जैसे क्या होता है कि बहुत फेम ब्रांच होती है, मैक्सिमम बच्चों का उस तरफ माइग्रेशन होता है। पूरा मैटर जो है उसके बारे में, ये पूरी साइंसेज है, पूरी टेक्नोलॉजी है के साथ इसको अटैच करके लाया गया है। और सिरेमिक इंजीनियरिंग तो ये अटैच कोर्स है या एक और अलग से पूरी एक प्रोफेशनल स्ट्रीम है साजिद साहब। ये एक्चुअली क्या होता है कि हम लोगों के जहन में क्या, जनरली जब आप कॉलेजेस में जाएंगे तो मैक्सिमम जगहों पे आपको क्या मिलता है, आपको ज़्यादातर कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, केमिकल या कंप्यूटर साइंस, ये इस तरह की ब्रांचेस मिलती है। पर ये सिरेमिक हो गया, मेटलर्जिकल हो गया, प्लास्टिक इंजीनियरिंग हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, इनके लैब बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं और हर जगह पे आपको ये ब्रांच नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों के कान में इसकी आवाज़ नहीं आती है या इसके बारे में लोग सुन नहीं पाते। बट इट्स अ वेरी वेरी गुड ब्रांच। मैं दोबारा अपनी बात रखूँगा कि किसी भी ब्रांच को तभी लॉन्च किया जाता है जब उसकी नीड हो, उस फील्ड में कुछ वैकेंसी क्रिएट हो सकती हो। करें, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से करें, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगा। चलिए, इसके बारे में कभी मौका मिला तो सर आपसे डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। साथ ही साथ मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है फैज़ान का है। इससे पहले उन्होंने सवाल आपसे किया था कि अगर वो IT कर रहे हैं और उसके साथ साथ कोई अगर जॉब करते हैं तो कैसा रहेगा, तो आपने उन्हें जवाब दिया था कि आप कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई के ऊपर कोई असर ना पड़े। तो उन्होंने फीडबैक लिखा है, थैंक यू सर फॉर द इंफॉर्मेशन एंड द मोटिवेशन टू ऑल द स्टूडेंट। आई हैव पास माई इंटरव्यू राउंड ऑफ इंटर्नशिप फॉर सेल्स मैनेजमेंट इन अनस्कूल इंस्टीट्यूट। आई होप इट विल हेल्प मी टू अपग्रेड माई कम्युनिकेशन स्किल्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंजीनियर। देखिए, कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, ये तो हमेशा आप समझेंगे कि आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करेगी। आप क्या जानते हैं ये एक अलग चीज़ है, लेकिन आप किसी को समझा कैसे पाते हैं कि आप कितना जानते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। लैंग्वेज यानी कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इंसान की थ्रू आउट लाइफ में। तो उस पर अगर आपने ध्यान दिया है तो मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा कदम आपका है। सर बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, माय नेम इज़ मोहम्मद साजिद, आई एम फ्रॉम प्रयागराज एंड माय रैंक इज़ कम DK इज़ 3900। प्लीज़ सजेस्ट मी गुड कॉलेजेस इन दैट फॉर CSE एज माय काउंसलिंग इज़ गोइंग टू बिगिन सून। पहले तो बहुत सारी आपको मुबारकबाद कि आपने एक बेहतरीन इंटरेस्ट क्वालिफाई किया, और आपके ज़रिए दीगर बच्चों से भी मैं बात करना चाहता हूँ। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखें कि उस कॉलेज का एफिलिएशन या कैसा है, क्या वो रजिस्टर्ड, सबसे पहले। सेकंड, देखें कितना साल पुराना वो कॉलेज है। तीसरी बात, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको आगे बढ़ना है, CSE में आपको आगे बढ़ना है, तो वहाँ लैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो देख लें कि लैब कैसा है, एक बार कॉलेज ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि जब भी कट ऑफ आती है तो कॉलेज की लिस्ट भी साथ साथ आ जाती है। तो जितने भी सारे कॉलेज की लिस्ट आपके पास आई होगी, एक बार उसके बारे में ज़रूर गो थ्रू होइए, देख लीजिए कितना पुराना कॉलेज है, प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है उसका, और साथ साथ एक बार कोशिश करके ज़रूर विज़िट कीजिए और उसकी लैब को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए लैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इन बातों का ध्यान रखें और आप आगे बढ़ें। यानी एडमिशन लेने से पहले जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि एडमिशन लेने के बाद आपका पैसा वेस्ट हो जाए और जो चीज़ आपको पढ़ाई जानी चाहिए और जो चीज़ आपकी ज़रूरत है वो आपको ना मिल पाए। साजिद साहब, हम कहीं सपोज कीजिए टूर में भी जाते हैं कहीं घूमने के लिए, तो 10 बार पहले तो चेक करते हैं कि कौन सा होटल कैसा है, कैसा नहीं है, कितने स्टार का है। 3-4 दिन के लिए जब आप घूमने जा रहे हैं तो इतनी सारी तलाश आप करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। तो जहाँ से आपकी ज़िंदगी बननी है, जहाँ 4 साल 5 साल आपको पढ़ना है, उसके बारे में तो पूरी तह तक जानकारी लेके तभी आप कदम बढ़ाइए। आप बहुत शुक्रिया सर। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो फीडबैक आया है, ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने किया था सर करियर इन केमिस्ट्री का, उसके रिलेटेड है। ये निहाल जहरा का है। उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था कि एक प्रोग्राम आप जो है
केमिस्ट्री पे बनाएं। उन्हीं का फीडबैक आया है। नेहा ज़हरा लिख रही हैं, सलामुन वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है सर। What are the government jobs after PhD in chemistry other than as a lecturer or professor? Sir, I have one suggestion that in this program कामयाबी के रास्ते, can you please notify the importance admission notifications or government job notification on the screen? That will be really helpful for the student and the viewer. देखिए साजिद साहब, जो इस तरह के सजेशंस आते हैं, ये बात प्रूव करता है कि लोग इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझते हैं, तभी इस तरह से खुल के सारे सजेशंस। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बहुत अच्छी तरह से आपने अपनी बात को रखा है। देखिए, यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में जो आपने अर्ज़ किया था, तो हम लोगों ने प्रोग्राम किया। इसमें एक बात और मैं आपको बताऊं, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज से आप आईएएस आईपीएस वगैरह बन सकते हैं, आईएफएस आप बन सकते हैं, उसी तरह से आईएफओएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी एग्ज़ाम होता है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्ज़ाम में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, उसमें केमिस्ट्री को भी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया जा सकता है। तो एक आपके लिए एक और मैंने यहाँ पे एक एडिशनल बात रख दी है, और इंशाल्लाह जो आपने सजेशन दिया है, एकदम इंशाल्लाह उस पर हम लोग निगाह रखेंगे। वैसे जैसे साजिद साहब ने कहा, बहुत सारी नोटिफिकेशन अपडेट्स जो होती है वो तो हम बताते ही रहते हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी जैसा आपने कहा है, इंशाल्लाह उस पर हम लोग ज़रूर अमल करेंगे। और इन्होंने जो बोला है कि गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर पीएचडी इन केमिस्ट्री अदर देन लेक्चरर और प्रोफेसर, इसके अलावा नो प्रॉब्लम एट ऑल। गवर्नमेंट जॉब में जैसे मैंने कहा आपको कि अगर प्रोफेसर लेक्चरर नहीं बनना चाहते हैं, तो अगर आप पीएचडी तो बहुत दूर की बात होगी, बीएससी इन केमिस्ट्री करने के बाद ही आप सिविल सर्विसेज, बैंक पीओ, रेलवे के बहुत सारे जॉब्स, इस तरह के जितनी सारी जो हैं, या बीएड अगर आप करना चाहें तो भी आप करके निकल सकती हैं। तो ये तो बीएससी इन केमिस्ट्री के बाद भी आप कर सकती हैं। जैसे मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम बताया, उसमें ऑप्शनल के तौर पे भी आप इसको चूज़ कर सकती हैं। और अगर आपने पीएचडी कर लिया तो बहुत सारे लैब में एज ए असिस्टेंट साइंटिस्ट भी आप अपने आप को अपॉइंट करा सकती हैं। बहुत सारी जो दवाओं की कंपनियां होती हैं, वहाँ पे असिस्टेंट जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, पीएचडी जिन्होंने किया होता है, उनको असिस्टेंट साइंटिस्ट के तौर पे भी बहाल किया जाता है। तो ये भी आपके लिए एक रास्ता निकल के आ सकता है। ओके। एक और व्यूवर का सवाल है सर, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ वर्किंग अब्रॉड, मेनली कैनेडा। Is there a scope of event management in Canada, or should I opt for other specialization to work there? I have researched and found that there are requirement of managers. Please guide me. देखिए, इवेंट मैनेजमेंट की जो बात आपने की है, अगर एमबीए की बात करें तो एमबीए में सबसे ज़्यादा जो स्कोप निकल के आता है वो एचआर है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है। ये चार जो है, इनमें सबसे ज़्यादा जो है ऑप्शंस निकल के आते हैं। इवेंट मैनेजमेंट भी आजकल बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं। अभी तो कोविड की वजह से सारे इवेंट तकरीबन ऑनलाइन हो रहे हैं, अदरवाइज़ इवेंट का तो ज़माना है। कोई भी कंपनी अगर लॉन्च होती है तो सबसे पहले बहुत बड़ा इवेंट करके अपना एडवर्टीजमेंट करती है। तो इवेंट मैनेजमेंट, और आपने शायद सुना भी होगा, आजकल तो बड़े बड़े मैरिजेस भी एज ए इवेंट कन्वर्ट हो चुके हैं। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग होते हैं, उनके बच्चों के बर्थडे भी एज ए इवेंट जो है वो मनाए जाते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट का स्कोप बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है कि इवेंट मैनेजमेंट का स्कोप नहीं है। लेकिन जो दीगर चार ब्रांचेस हमने बताया, उसका स्कोप वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा है। ओके। अगला सवाल, सलामुन वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं क्लास 12 पीसीएम के साथ हूँ। आफ्टर 12th मुझे बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री करना है। सर, मुझे बताएं कि एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में से कौन सी यूनिवर्सिटी बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री के लिए बेस्ट कोर्स ऑफ़र करती है। और मुझे बीएससी ऑनर्स करके आईएएस ऑफिसर बनना है, और मैंने सुना है कि जामिया की आरसीए से बहुत स्टूडेंट आईएएस के लिए सिलेक्ट होते हैं। क्या जामिया से बीएससी ऑनर्स करना बेस्ट होगा? अच्छा सवाल है आपका। सवाल के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट का जवाब आपने पूछा है कि बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री एएमयू से किया जाए या जामिया से। मैं कहूँगा दोनों में जहाँ मौका मिलता है वहाँ से आप कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल का जो दूसरा आपका पार्ट है, उसमें आपने लिखा है जामिया मिलिया इस्लामिया की जो आईएएस की रेजिडेंशियल जो कोचिंग है उसके बारे में। देखिए, वहाँ पर जो रेजिडेंशियल कोचिंग है उसका वो टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट में किसी भी जगह का बच्चा, किसी भी स्टेट का, किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएट जो बच्चा होगा, वो उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जामिया से बीएससी ऑनर किया हुआ ही बच्चा बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिहार यूनिवर्सिटी से हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से हो, आप चेन्नई यूनिवर्सिटी से हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी आप ग्रेजुएट हो, जामिया का अपना एक एंट्रेंस, वो जो रेजिडेंशियल कोचिंग है वो अपना एक एंट्रेंस लेते हैं। उस एंट्रेंस में आप बैठें, जी उस एंट्रेंस में आप बैठें, क्वालिफाई करें, क्वालिफाई करने के बाद आप वो कोचिंग ज्वाइन करें। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप बीएससी
ऑनर्स इन केमिस्ट्री जामिया से कर रही हैं या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कर रही हैं आप? हाँ सर, एक सवाल पूछा है जनाब नैयर आज़म रिजवी साहब ने अपनी बेटी के लिए जो जो बीडीएस कर रही है, 3rd ईयर में हैं। उनके सवाल को मैं थोड़ा सा प्ले करता हूँ और उसके बाद मैं आपको सवाल सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपके विन चैनल पर ये प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो बच्चों के लिए एक मशाल राह है, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए वो किस राह में जाएं, किस फील्ड में जाएं, आगे उनका फ्यूचर कैसे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा एक सवाल ये है कि मेरी बेटी जो है वो बीडीएस कर रही है, अब इस वक्त 3rd ईयर में है, और मेरा नाम नैयर आज़म रिजवी है। मेरी बेटी जो है सारा रिजवी है, और वो जो है इस वक्त 3rd ईयर में है, और वो एमबीबीएस का बहुत उसके दिल में था कि वो एमबीबीएस करना चाह रही थी, लेकिन बदकिस्मती से एमबीबीएस में उसमें नहीं हो पाया, और प्राइवेट की फ़ीस इतनी ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से वो नहीं कर सकी। तो कोई ऐसा ब्रिज कोर्स है जो बीडीएस से एमबीबीएस की कर सकें बच्चे? हाँ सर, जैसा कि आपने सवाल सुना, नैयर आज़म रिजवी अपनी बेटी सारा रिजवी के बारे में पूछ रहे हैं। इनकी बेटी बीडीएस कर रही है, 3rd ईयर है। वो एमबीबीएस करना चाहती थी लेकिन एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाया, और प्राइवेट्स में जो है फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अब आप इन्हें बताइए, क्या कोई ऐसा ब्रिज कोर्स है जो बीडीएस से एमबीबीएस की तरफ आपको ले जाए? नैयर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और बस आपसे इल्तिजा है कि आप दुआओं में याद रखें जी। और आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, इसके लिए फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी हाँ, और आप जैसे लोग प्रोग्राम को देखते हैं, जाहिर सी बात है, और आपकी मोहब्बत हमारे साथ है। आपने जो अर्ज़ किया है कि बीडीएस के बाद एमबीबीएस की तरफ कोई ब्रिज कोर्स, देखें, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रपोज़ल ज़रूर गवर्नमेंट के पास दिया है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास दिया है कि इस तरह के बच्चे जो बीडीएस कर जाते हैं, बीडीएस करने के बाद उनको एमबीबीएस के 2nd ईयर में दाखिला दिया जाए, और फिर वो 4 साल या 4.5 साल एमबीबीएस करके और फिर एक बेहतरीन एक डॉक्टर बने। इस पर प्रपोज़ल आया भी हुआ है और इस पर बातचीत भी चल रही है, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है, अभी महसूस करें इस वक्त आप देखा अपने कोविड में कि आपको लगा कि इंडिया में मेडिकल फील्ड में बहुत अभी काम करना है। सर्वे भी आता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से शायद 20,000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है, तो काफ़ी अभी मेडिकल फील्ड में आगे ग्रोथ होना बचा हुआ है। तो ये देखते हुए लोगों ने अभी एक प्रपोज़ल, जैसे मैंने बताया कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने आगे भेजा है, गवर्नमेंट के भी वो सामने रखी गई ये बात, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप भी दुआ गो रहे हैं और हम भी हैं कि आने वाले टाइम में कोई इस तरह का ब्रिज कोर्स निकल आए। प्रपोज़ल में ये चीज़ें आ रही हैं, तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इस पर कोई अच्छी न्यूज़ आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह मिलेगी। और मैं साथ साथ आपकी साहबजादी से अर्ज़ करूँगा कि आप करें, आगे बीडीएस करते रहें, और आगे एमडीएस का भी आपके पास ऑप्शन है, और अगर आप एमडीएस अच्छे से कर लें तो मुझे लगता है कि उस फील्ड में भी आपके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। लेकिन जॉब के बारे में सोच रहे हैं सर कि बीडीएस के बाद जो जॉब होती है उसमें भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ होती है, और अगर वो अपना क्लिनिक, पर्सनल क्लिनिक ओपन कर दी हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, और एमबीबीएस वालों को किसी भी हॉस्पिटल में आसानी से जॉब मिल जाती है और वो कहीं पे भी क्लिनिक खोल सकते हैं। तो शायद इनके दिमाग में ये चल रहा है कि हायर स्टडीज़ अगर वो करती हैं तो आगे चल के क्या जॉब अच्छी मिल जाएगी, या बीडीएस के बिना पर ही जॉब अच्छी मिल सकती है? बीडीएस के बाद थोड़ा सा परेशानी है, क्योंकि अभी ओरल प्रॉब्लम पे अपनी पॉपुलेशन उतना अटेंटिव नहीं है। अब मैं तो समझता हूँ कि हमारे बचपने में वो चाइना के या वो अरुणाचल के जो लोग होते थे, ज़्यादातर डेंटिस्ट वही होते थे, बीडीएस करने का कोई चलन ही नहीं था। इधर 10-12 साल से बीडीएस की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ा है। और देखिए, बीडीएस की कट ऑफ भी इस बार मैं देख रहा हूँ, नीट में 550 के आसपास जो है गवर्नमेंट कॉलेज में बीडीएस मिल रही है, तो बीडीएस में भी कट ऑफ अब कम नहीं रह गई है। हाँ, लेकिन जो आपने बात कही है उस पर ऑलरेडी चर्चा हो रही है, और इस तरह के कम्युनिकेशंस
इंडियन डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच में चल रही है। उन्होंने सरकार के पास भी प्रपोजल रखा है। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर पेशरफ्त होगी और एक अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी। तो आप इन्हें इस वक्त क्या सजेशन करते हैं, BDS के बाद वो आगे हायर स्टडी के लिए जाएं? मुझे लगता है कि अगर अभी तो 3rd ईयर है, अभी तो 4.5 साल का ये कोर्स होता है, 1.5 साल बचा हुआ है, अगर 1.5 साल में कुछ इस तरह का आ जाता है तो वेल एंड गुड, MBBS की तरफ स्विच ओवर कर लें, और नहीं होता है तो फिर आपको मास्टर्स यानी MDS करना चाहिए। बच्ची के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको MDS कर लेना चाहिए। ओके, उसके बाद जॉब में शायद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। स्पेशलाइजेशन अगर आप कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। जी सर, सवालात तो हो गए जिनका इंतज़ार था व्यूवर्स को कि क्या जवाब देंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन में भी व्यूवर्स इसी तरह से सवाल करते रहेंगे। लेकिन मैं जाते जाते ये जानना चाहूँगा कि एक सजेशन था, जैसा हम लोगों ने पिछले एपिसोड में आपसे बात भी किया था कि डिज़ाइनिंग के बारे में क्यों ना अगले एपिसोड में हम सर बात करें, क्योंकि आज वक्त नहीं मिला, वरना हम बात करते। डिज़ाइनिंग का कोर्स बेहद ही अहमियत का कोर्स है, और पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने ये बताया था बच्चों को कि अगर आप मार्केट में किसी सामान को ख़रीदने जाते हैं तो सबसे पहले आपकी निगाह उसके लुक पे होती है, उसके डिज़ाइन पे होती है। बाद में आपको पता करना होता है कि अब उसके अंदर क्या मैकेनिज़्म है और कैसी उसके अंदर स्ट्रेंथ है, लेकिन सबसे पहली जो निगाह जाती है वो जाती है डिज़ाइन पे। तो आप महसूस करें कि डिज़ाइनिंग कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मार्केट में सर्वाइवल के लिए। सो डिज़ाइनिंग नो डाउट एक बेहतरीन कोर्स है, और इसमें अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट संडे को हम लोग आपको बताएंगे कि अगर आपको डिज़ाइनिंग का कोर्स ऑप्ट करना है तो इसके लिए बेस्ट कौन सा एंट्रेंस होगा और कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम लोगों को लगता था कि सिर्फ एक कोर्स है, वो है फैशन डिज़ाइनिंग का, जो कपड़े सिलते हैं, जो तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। लेकिन डिज़ाइनिंग के इतने ज़्यादा कोर्स मार्केट पर आ चुके हैं जिसके लिए जॉब की डिमांड भी बढ़ चुकी है। तो अगर आप डिज़ाइनिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में कोर्स करना चाहते हैं, और आप थोड़ा सा इंटरेस्ट भी रखते हैं और आप डिज़ाइनर हैं, क्रिएटिव हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। अगर इससे जुड़े हुए कोई सवाल हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9930474147। साथ ही साथ आप ईमेल के ज़रिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाजरीन से मुलाकात करेंगे। देखते रहिए चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया।